आचार्य, कौशल की ये स्मृतियां देवसराय की है। देवसराय से संबंधित हमारे सारे गुप्तचरों और गुप्तकारियों की जानकारियों के रूप में हम कौशल की इन स्मृतियों को परिवर्तित कर सकते हैं। भरत ने प्रोफेसर से कहा, वेरी गुड भरत, बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम इस तरीके से उन आतंकी हैकर्स को इस तरह से गुमराह कर देंगे कि वो पता भी नहीं कर पाएंगे कि एक सीक्रेट टीम देवसराय में है और उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर रही है। प्रोफेसर ने भरत से कहा। प्रोफेसर पूरी टीम को उसी तरह से डेटा कोड करने के निर्देश देने लगे जब तक ऋत्वी भी वापस आ चुकी थी और अपने सिस्टम पर बैठकर काम करने लगी। उसने बस एक नजर अपने पति कौशल पर डाली, जो कि एक बेंच पर आंखें बंद किए लेटा था और भरत की गोद में उसका सिर था। ऋत्वी बहुत शांत दिखाई दे रही थी, पर अंदर ही अंदर वो कितनी अशांत थी, ये सिर्फ वही जानती थी। उसकी स्क्रीन पर कौशल की मेमोरी का एक हिस्सा आ चुका था जिसे उसे कोड करना था। ऋत्वी को भी वो दिन बहुत अच्छे से याद था जब पहली बार उसे कौशल के दूर होने का डर महसूस हुआ था। जब उस न्यू ईयर की रात को कौशल होटल के अपने ही कमरे में खून से लथपथ बेहोश मिला था और सब लोग उसे हड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल लेके गए थे और पूरे 2 दिन इलाज के बाद उसे होश आया था। तुम ठीक हो? रिति की खनकती आवाज पूरी तरह मायूसी में बदल चुकी थी। होश में आते ही कौशल ने धीरे से हां में सिर हिलाया और तभी उसे दर्द की तेज लहरें अपने माथे से पूरे शरीर पर फैलती हुई महसूस हुई। एक तेज चीख उसके रोकने से पहले ही उसके मुंह से निकल गई। दर्द बहुत है ना? रिति ने अपने हाथ से उसके कंधे पर हल्के से दबाव बनाते हुए कहा। शायद कौशल को इससे थोड़ी राहत भी मिली थी, लेकिन नाराजगी से उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था। सिर हिलाने से ही उसे एहसास हो गया कि उसके सिर पे पट्टी बंधी हुई थी और उसका माथा दर्द से जल रहा था। ज्यादा हिलो मत कौशल, गहरा जख्म है, कुछ दिन में ठीक होगा। रमन सर भी वहीं खड़े थे ऋतिक के पास। कौशल ने कुछ कहा नहीं, ना अपना सर हिलाया, बस रमन सर को देखता रहा जैसे कुछ पूछना चाहता हो। रमन सर उसके चेहरे के भाव को समझ गए और ऋत्वी को हटाकर खुद उसके पास बैठ गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, पार्टी की रात तुम अपने रूम से जख्मी हालत में मिले थे, हम सब तुम्हें लोकल अस्पताल ले आए। तुम 2 दिन से बेहोश हो। तुम आधी बेहोश की कंडीशन में कई बार जागे थे, आज पूरी तरह होश में आए हो। डॉक्टर अभी चेकअप के लिए आते ही होंगे। कुछ मिनट बाद एक नर्स अंदर आई, उसके बाद डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कौशल का चेकअप किया, नर्स को कुछ निर्देश दिए और कौशल को मुस्कुराते हुए बोले, जल्दी ही घर भेज दूंगा, बस 2 दिन आराम करो और दवा खाओ। कौशल ने सहमति में सर हिला दिया। एक बात, वैसे पुलिस तो पूछताछ करेगी ही, लेकिन फिर भी इतनी चोट लगी कैसे, वो भी बिल्कुल अलग अलग तरह की? डॉक्टर ने उससे पूछा। याद नहीं डॉक्टर, बिल्कुल याद नहीं। कौशल ने हल्के से अपना सिर दबाते हुए कहा। कोई बात नहीं, आराम करो, डॉक्टर ने कहा और कमरे से बाहर चले गए। नर्स ने कौशल के हाथ की ट्रिप हटा दी, फिर उसे कुछ दवाइयां दी और चली गई। कौशल के सर का दर्द बेतहाशा बढ़ता जा रहा था, मानो उसके सिर पे बंधी पट्टी से सैकड़ों जहरीले कीड़े बिलबिला रहे हों, जिनके लगातार डंक मारने की वजह से दर्द और जलन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे दवा के असर की वजह से वो सो गया, मगर सोते समय भी उसे दर्द का बराबर एहसास हो रहा था। बस अब वो चीख नहीं पा रहा था। अपने माथे की बाईं तरफ फैल रही दर्द की तीव्र तरंगों से उसका शरीर बहुत देर तक जलता रहा। उसे महसूस हुआ कि किसी अंधेरे कमरे में उसे पकड़कर कोई उसके सर में लगातार कीले ठोके जा रहा था और उन कीलों को निकालने के लिए वो बेतहाशा छटपटा रहा था।
किसी ने उसके बंधे हुए हाथों को आजाद कर दिया। उसने एक झटके से उन कीलों को अपने माथे से बाहर निकाल दिया और एक दर्द भरी चीख के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। वो लगातार हाफ रहा था और सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में चीथड़े हो चुकी उसके माथे की पट्टी को उसके सामने खड़े रमन और ऋत्वी भौचक के खड़े होकर दिख रहे थे। लेकिन उनकी नजर उसके सिर पर पड़ी तो ऋत्वी ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और वो भागकर उसके पास आ गई। ये तो बहुत गहरा था, ये कैसे गायब हो गया? ऋत्वी की बात को अनसुना करते हुए कौशल ने रमन सर के हाथ में कांप रहे कटोरे को देखा। उसमें दलिया था और सचमुच कौशल को बहुत भूख लग रही थी। रमन सर के हाथ से दलिया लेकर वो चुपचाप खाता रहा। तुम्हारे बाकी जख्म कैसे कौशल? रमन सर ने पूछा। तब कौशल को एहसास हुआ कि उसके शरीर के बाकी अंग अब भी दुख रहे थे। उसे तुरंत ही अपनी दाई बांह, दाएं घुटने, दाहिनी जांघ और पीठ के बाईं तरफ दर्द महसूस हुआ। हालांकि इस दर्द की तीव्रता अधिक नहीं थी। मैं ठीक हूं, उसने पानी पीते हुए कहा। तुम्हारे माथे पर गहरी चोट थी, सबसे ज्यादा वहीं चोट आई थी और अब तो निशान तक नहीं। कमाल हो गया ये तो। रमन सर बोल रहे थे और ऋत्वी अभी भी कौशल को घूरती जा रही थी। बाकी सब कहां हैं? कौशल ने झिझकते हुए पूछा। उसे याद आया कि वो 2 दिनों से बेहोश है तो इंस्टीट्यूट के सभी लोग परेशान होंगे। सब होटल में है। पुलिस केस बना है, तुम्हारे बयान के बाद ही यहां से कोई बाहर जा सकेगा। लेकिन तुम्हारे होश में आने के बाद सब लोग खुश हैं। तुम बेफिक्र रहो, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है पुलिस उसे पकड़ लेगी, रमन सर ने कहा। कौशल ने हल्के से मुस्कुराकर देखा और आंखें बंद करके लेट गया। अब उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उस तेज सरदर्द के आगे बाकी के जख्मों का दर्द उसे कम महसूस हो रहा था। मेरा मोबाइल, मुकेश सर परेशान होंगे, मैं 2 दिन से यहां हूं। अचानक कौशल ने उठकर पूछा और कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। तुम्हारा मोबाइल उसी रात से गायब है, उसकी लोकेशन भी नहीं मिल रही। मेरा मोबाइल ले लो, रमन सर ने अपना मोबाइल कौशल को देते हुए कहा। कौशल ने तुरंत ही मुकेश जी से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो ठीक है। जैसे ही तुम्हें अपने ऊपर हमले के बारे में कुछ याद आए तुरंत बता देना, ताकि पुलिस तुम्हारा बयान ले सके। इस तरह होटल के कमरे में एक पर्यटक पे हुए जानलेवा हमले से यहाँ की पुलिस बहुत परेशान है। रमन सर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कौशल ने सहमति में सर हिलाया। अभी आता हूं, कहकर रमन सर कमरे से बाहर चले गए। सॉरी, मुझे पता है ये सब। कौशल ने ऋत्वी की रुंधी हुई आवाज सुनी, लेकिन वो वापस आंखें बंद करके सो गया। ऋत्वी उसके इस रूखे व्यवहार को समझ गई और आंसू बहाते हुए कमरे के बाहर चली गई। वह रुदन कर रही है, अत्यंत दुखद। अजीब सी फुसफुसाहट से कौशल की आंखें खुल गई, लेकिन उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था। छत को एकटक देखते हुए कौशल उस रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश कर रहा था। मैं नाराज था, होटल से बाहर चला गया था किले की तरफ, किले के खंडहर की तरफ। फिर मेरे डर, मेरे भ्रम बनकर सामने आने लगे। मैं गुस्से और दहशत में कांप रहा था। फिर क्या हुआ? हाँ, मेरा पैर जमीन में धंस गया था और फिर मैं जमीन के नीचे कहीं गिर पड़ा था। मुझे चोट आई थी। मैं अपने पूरे शरीर के दाएं हिस्से के बल पर नीचे गिरा था। मुझे कुछ चुभ भी गया था बाह में। मैं अंधेरे में घसीट रहा था। फिर विश्राम की आवश्यकता होने पर विचार करना सर्वथा अनुचित है। फिर कोई फुसफुसाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। एक पल को कौशल को लगा कि उसके अपने दिमाग की आवाज थी, लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी बोलने वाला दिमाग उसके पास नहीं था, इस बात पे उसे पूरा यकीन था। उसने अपने बेड के नीचे सब जगह देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। हार कर वो लेट गया और सो गया। शाम को 2 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस वाले चले गए थे। तुमने कहा कि तुम किले के अंदर गए थे, घायल हुए और वापस होटल आ गए, लेकिन
हम में से किसी ने तुम्हें आते या जाते नहीं देखा, जबकि हम सब नीचे हॉल ही में थे। संचित ने कौशल को घूरते हुए कहा, अगर वो कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। उसे आराम करने दो, अभी 2 घंटे से पुलिस पूछताछ कर रही थी, वही काफी है। रमन सर ने संचित से थोड़ी कठोर आवाज में कहा। रमन सर पूरे स्टाफ में अनुभव, डिग्री और उम्र में सबसे सीनियर थे। सब उनकी बात मानते थे और कुछ को मानना ही पड़ता था। संचित ने भी सर हिला दिया और चुपचाप बैठा रहा। इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स कौशल से मिलकर वापस पटना शहर चले गए थे। आज के कौशल के बयान के अनुसार उस पर किसी ने हमला नहीं किया था, बल्कि वो खुद ही किले में गया था और गिरने के कारण उसे चोट लग गई। फिर वो खुद ही वापस होटल आ गया और कमरे में आकर बेहोश हो गया था। ऋत्वी और रमन सर अब भी उसके पास रुके हुए थे। कौशल की देवसराय वाली मेमोरी पूरी हो चुकी है। इसके आगे की मेमोरी को पहले की तरह कोड करना है, ठीक है? प्रोफेसर ने सबको समझाया। सबने सहमति में सिर हिलाया और पूरी प्रोसेस पहले की तरह शुरू हो गई। इसी बीच अगम की टीम की एक लड़की उस रूम में आई और प्रोफेसर से बोली, सर एक जरूरी अपडेट है। हमें हमारे चारों सीक्रेट एजेंट्स की फैमिली की लोकेशन पता चल गई है। अगम सर ने कहा है कि आप प्लीज भरत को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि हम सबको एक सेफ जगह पहुंचा सके। जो लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके परिवारों की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है भरत। उन शैतानों से तुम्हारे अलावा कोई निपट नहीं सकता। तुम जाओ, मैं कौशल को कुछ नहीं होगा। हम थोड़ी देर के लिए इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हें 15 मिनट की तय सीमा के अंदर वापस आना होगा, ये याद रखना। प्रोफेसर ने कौशल की ओर देखते हुए कहा। परंतु तब तक प्रक्रिया रुकी रहेगी आचार्य, और हमारे पास समय नहीं है। भरत ने कहा। नहीं भरत, डायरी में अगले 15 मिनट तक की मेमोरी एक्स्ट्रा है। हम उससे काम करेंगे, लेकिन तुम्हें तब तक आना ही होगा, प्रोफेसर ने भरत को समझाया। भरत कौशल के सिर पर बने सुनहरे तरंगों की जाल को और अधिक मजबूत करके वहां से चला गया। उसकी नजर ऋत्वी पे गई, जो कि बेहद परेशान दिख रही थी। प्रोफेसर ने ऋत्वी को सब कुछ ठीक होने का आश्वासन दिया और डायरी की सहायता से आगे की प्रोसेस को जारी रखा। 2 दिन बाद कौशल भी देवसराय से वापस पटना अपने घर आ गया। अब उसके बाकी के घाव भी भरने लगे थे, लेकिन वो अपनी नई बीमारी से बहुत परेशान था। पहले तो केवल उसे रात को डर लगता था, उसे रात को भ्रम हुआ करते थे, लेकिन अब उसे दिन भर किसी की फुसफुसाहटें सुनाई दिया करती थी, जिनमें से आधी तो वो नजरअंदाज कर दिया करता था, क्योंकि उन फुसफुसाहटों में शुद्ध हिंदी उसे समझ ही नहीं आती थी। कुछ दिनों से वो जब भी डायरी पढ़ता तो उसे लगता कि उसके साथ किसी और को भी उस कविता से हिम्मत मिल रही थी। रात के डर जब उसके सामने आते तो उसे महसूस होता रहता कि कोई और भी उसके साथ इनसे लड़ रहा है, लेकिन वो दिखता नहीं था, और इस एहसास से कौशल का डर और ज्यादा बढ़ जाता था। आज उसे वापस काम पर जाना था। बिजली कार्यालय में उसे यह बकवास फुसफुसाहट परेशान नहीं करेगी, इसी उम्मीद के साथ वो जल्दी जल्दी अपना लंच बॉक्स तैयार कर रहा था। आईने के सामने फटाफट अपने सांवले चेहरे पर बिखरे काले बालों को कंघी से एक तरफ करके शराफत का लुक दिया और मुकेश जी से मिलने वाली आज की हैंडसम वाली तारीफ के बारे में सोचकर खुद को खुश करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी कंघी उसके बालों के ऊपर फुसफुसा रही थी। मुकेश महोदय के मस्तिष्क में आपके संबंध में इतने अच्छे विचार नहीं है। कौशल ने झट से कंघी को कमरे के कोने में फेंक दिया और चिल्लाकर बोला, आखिर कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते मेरे? क्योंकि मैं गुप्तचर हूं। एक गर्व और रहस्य भरी आवाज उसके सामने आकार ले रही थी। कौशल ने आज तक ऐसी कोई स्पष्ट आकृति नहीं देखी थी। जाहिर था कि हर बार की तरह यह उसका भ्रम नहीं था। कौन हो तुम? कौशल पीछे हटता हुआ कमरे के दरवाजे तक आ पहुंचा था। गुप्तचर, आप मेरे स्वामी हैं। आपके अतिरिक्त किसी अन्य के समक्ष अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता मैं।
उस आकृति ने पूर्ण आकार लेते हुए कहा। कौशल ऊपर से नीचे उसे घूर रहा था। वो जो खुद को गुप्तचर बता रहा था, किसी हॉरर फिल्म के सेट से भागा हुआ भूत लग रहा था। स्याह नीले रंग के कपड़े में लिपटा हुआ वो चेहरा बिल्कुल नवयुवक लग रहा था। कौशल ने गौर से देखा, उसके पैर हवा में 4 इंच तक ऊपर उठे हुए थे। वो हवा में खड़ा था बिना किसी सहारे के। तुम तो भूत लगते हो, कौशल ने कहा, जबकि उसे किसी इंसान के साथ होने की भावना महसूस हो रही थी। भूत? हाँ, मैं अतीत से आया हूं, लेकिन ओहो, इस दुशाले से मेरा आकलन मत कीजिए, कहकर उस नवयुवक ने अपना गहरा नीला चोगा उतार दिया और एक योद्धा को अपने सामने देखकर कौशल तो विस्मित ही हो गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि इस साधारण से भूतिया दुशाले के अंदर इतने हथियारों से सजा योद्धा होगा। पहली बार कौशल को लगा कि उसे जिम जाना चाहिए। उस नवयुवक ने अपना दुशाला फिर ओढ़ लिया। कौशल भी अपलक उसे निहारता जा रहा था। उसके कंधे, लंबे गहरे काले बाल, उन्नत मस्तिष्क, घनी बाहों के बीच बना शून्य का निशान, सुनहरी आंखें और उसके बलिष्ठ शरीर के प्रभाव के अतिरिक्त उसे असीम ऊर्जा और शौर्य की भावनाओं का संचार भी अपने अंदर होता हुआ महसूस हो रहा था। तुम्हारा नाम? तुम मर चुके हो ना? कौशल का डर अब कम हो चुका था। मेरा नाम? मेरे इतने नाम है कि मैं स्वयं निश्चित नहीं कर सकता मेरा यथार्थ नाम क्या है। आप गुप्तचर कहकर संबोधित कीजिए स्वामी, यही पर्याप्त है, गुप्तचर ने सिर झुकाते हुए कहा। क्या स्वामी स्वामी लगा रखा है? मेरा नाम कौशल है, कौशल ने खींचते हुए कहा। किंतु आपने मुझे स्वतंत्र किया है। कौशल ने 2 कदम आगे बढ़ाए और गुस्से में बोला, तो ठीक है, मेरा आदेश मानो और दफा हो जाओ यहां से। कौशल मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया और सीधे कार्यालय जाकर रुका। अपना लंच बॉक्स भी वो घर भूल आया था और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, इसलिए लंच टाइम में बिना कोई ना नुकुर किए मुकेश जी के साथ खाना खाने बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुकेश जी बोले, तुम्हें चोट तो गहरी थी, मुझे लगा कि तुम बड़ी लंबी छुट्टी लोगे। कौशल ने सोचा सच कैसे बताए, फिर धीरे से बोला, हाँ, घाव भरे नहीं है पर अब बेहतर है। वैसे भी सिर्फ कार्यालय ही आऊंगा, कोचिंग तो पूरी ठीक होने के बाद ही जाऊंगा। मुकेश जी ने हामी में सिर हिला दिया, क्योंकि उनके मुंह में पराठे के बड़े 2 कौर एक दूसरे से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। एक स्वप्न, अखंड भारत। कौशल ने डायरी बंद की और अपने पलंग के दाईं तरफ रखे स्टूल पर रख दी। तभी उसकी नजर स्टूल से थोड़ा दूर, जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में टहल रहे गुप्तचर पर पड़ी, जो मंत्र मुग्ध सा उसकी मां के कविता के शब्द गुनगुना रहा था। कौशल शाम 4 बजे ही घर आ गया था और अभी रात के 11 बज रहे थे। इस बीच उसे गुप्तचर को अपने आसपास मंडराते देखने की आदत हो गई थी। हालांकि कार्यालय में भी कई बार उसे गुप्तचर की फुसफुसाहट का शिकार बनना पड़ा था। अब अगर मुझे तुम्हें भुगतना ही है तो बेहतर है मैं तुम्हारे बारे में जान लूं। कौन हो तुम? मरे कैसे? कौशल की आवाज और लहजा बिल्कुल संवेदनहीन था, लेकिन गुप्तचर पर इसका कोई खासा फर्क नहीं पड़ा था। वो मुस्कुराते हुए अपने बाएं तरफ के दुशाले को शान से लहराता हुआ बोला, मैं गुप्तचर हूं, मैं मृत नहीं हूं। कौशल खिलखिलाकर हंस दिया। उसकी हंसी में व्यंग का पुट था। अच्छा, तो ये बताओ तुम कितनी सदियों से जिंदा हो? गुप्तचर अपनी उंगलियों को गिनता हुआ बोला, वीर संवत 212 में मेरा जन्म हुआ था, अर्थात वर्तमान से 2335 वर्ष पूर्व। अब कौशल पेट पकड़कर हंसने लगा। वाह, तो इतने सालों से जिंदा हो और जवान भी। वाह, मैंने आज तक तुम जैसा मजाकिया भूत नहीं देखा। गुप्तचर मुस्कुरा दिया, मैं भूत नहीं बल्कि तुम्हारे वर्तमान में हूं। अरे पर कोई इतने 1000 साल नहीं जीता। व्यंग का तर्क है, जिसे जितनी आयु कर्म का बंध होता है वह उतना जीता है। जो भी हो, पर तुम इंसान नहीं हो सकते। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं गुप्तचर हूं,
ओफो, बंद करो तुम्हारी बकवास, सोने दो मुझे। अवश्य मेरे स्वामी। कौशल ने उठकर लाइट का स्विच ऑफ किया और सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि कल रात वो बिना किसी दहशत के सोया था। उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ था, जबकि उसे लगा था कि ऋत्वी से हुए झगड़े के बाद उसका अकेलापन और खौफ बहुत बढ़ जाएगा। कौशल को यह सुबह पसंद आई, पर ऋत्वी का ख्याल आने के बाद उसके मन में दुख और गुस्सा फिर घर करने लगा। चिड़चिड़ाते और बड़बड़ाते उसने नाश्ता किया और लंच बॉक्स पैक करके कार्यालय चला गया। अब उसे हल्की फुल्की फुसफुसाहट का बार बार सुनाई देना बर्दाश्त के बाहर लग रहा था। शाम को वापस घर आते ही उसने अपना लंच बॉक्स सामने पड़े सोफे पर दे मारा, जिस पर बैठ गुप्तचर अपने दुशाले के रंग को कुशन के रंग से तुलना करके देख रहा था। आश्चर्य की मुद्रा बनाते हुए गुप्तचर ने कहा, स्वामी। अरे बस करो यार, काहे का स्वामी? अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो कल क्यों नहीं चले गए थे जब मैंने तुम्हें दफा होने को कहा था? और मेरे मना करने के बाद भी क्यों मच्छर की तरह भिनभिनाते रहते हो मेरे कान में सारा दिन? अभी मेरी साइकिल का सत्यानाश हो जाता तुम्हारे फुसफुसाने की वजह से। अपनी भड़ास निकालने के बाद कौशल भी थक कर सोफे पर बैठ गया। मैं तो, आप मेरे स्वामी नहीं है, किंतु आपने मुझे स्वतंत्र किया है आर्य श्रेष्ठ। मैं तो आपसे जुड़ी गुप्त सूचनाएं आपको देना चाहता हूं ताकि अपने ऋण से ऋण हो सके। यूरिन? देखो, मुझे तुम्हारी ये शुद्ध हिंदी समझ नहीं आती, नहीं तुम्हारी गुप्त लुप्त सूचनाओं की कोई जरूरत है। और हो सकता है कि गलती से उस खंडहर में मैंने कोई अलादीन का चिराग घिस दिया हो, लेकिन तुम्हें आजाद करने का कोई मेरा मन नहीं था। मैं वहां मरने गया था, सिर्फ मरने, समझे तुम? मैं विवश हूं। मुझे आपकी सेवा करने के साथ ही उस कार्य को भी संपूर्ण करना है जिसके लिए मैं स्वतंत्र हुआ हूं। किस लिए? तुम किसी की हत्या करने तो नहीं आए, या फिर किसी से कोई बदला लेने? नहीं, मैं अखंड भारत का भ्रमण करूंगा। विकास और संपन्नता के जो स्वप्न हमने देखे थे, मैं स्वयं अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष साकार होते देखूंगा। तुम और तुम्हारी हिंदी, उफ! तुम मुझे बस ये बताओ कि मेरा पीछा तुमसे कैसे छूटेगा? मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। कितने दिन? जितने वर्ष मेरी आयु है उतनी सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। 2335? नहीं, 2100। 210 मैं आपको 3 दिन में दे चुका हूं और मेरी आयु 2310 वर्ष है। पर सुबह तो तुमने कहा था कि तुम 2335 साल पहले पैदा हुए थे, और 210 जानकारियां तुमने मुझे कब दी? कई बार फुसफुसाकर और बात करते समय। और हां, मेरा शरीर जो आप देख सकते हैं उसका जन्म 2335 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर 25 वर्ष की आयु में मृत्यु प्राप्त हुई। तत्पश्चात मैं वयंतर देव की गति को प्राप्त हुआ, परंतु मुझे अपना पूर्व स्वरूप ही अधिक प्रिय था, इसलिए मैं इसी स्वरूप में रहता हूं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे नींद आने लगती है। खैर, जितने भी 1000 सूचनाएं तुम्हें मुझे देनी है सब दे दो और चलते बनो, लेकिन तुम फुसफुसाओ नहीं। जो कहना है साफ कहना, उसी वक्त कहना जब मैं घर में रहूं। यह कहकर कौशल अपने कमरे में चला गया और भूखा ही सो गया। गुप्तचर अपने बाएं तरफ के दुशाले को शान से लहराते हुए खिड़की पर लगे हरे रंग के पर्दे से तुलना करके खुश होता रहा। इस एपिसोड ने आपको कहानी के और किरदारों से जुड़ने में मदद जरूर की होगी। आपको गुप्तचर के बारे में जानने का मौका भी दिया होगा। इसी रोमांचक सफर में आगे बढ़ते हुए अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह भरत कौशल को उसके अतीत के सच से सामना करने लायक बनाता है, किस तरह ऋत्वी उसकी मदद करती है, और उन तीनों की यह दोस्ती प्रोफेसर को एक नई मुश्किल से बाहर निकालने में किस तरह मदद करती है। तो तैयार रहिए अगले एपिसोड के लिए और सुनते रहिए देश प्रेम की एक अनोखी कहानी, गुप्तचर।